नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई टारगेट किलिंग ने घाटी के माहौल को तो खराब किया ही था, बल्कि लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर थे। पर इसी बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक ग्रेनेड मिला है। पूछताछ के दौरान आतंकी ने बताया कि वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। आतंकी गतिविधि की सूचना पर पुलिस ने खान इलाके में एक टीम तैनात की थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पर पुलिस की नजर पड़ी, जिसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता पाई। पूछताछ के दौरान आतंकी ने अपना नाम अरशद अहमद मीर पुत्र मोहम्मद मीर निवासी सहपोरा गांदरबल बताया। अरशद अपने भाई लतीफ अहमद मीर के साथ कई अन्य युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करा चुका है। हाइब्रिड आतंकवादी अरशद द्वारा भर्ती के लिए प्रेरित किए गए अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिश में जुट गए हैं। किसानों ने अब दिल्ली के संसद भवन का रुख करने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर को ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्रैक्टर भी वही हैं और किसान भी वही। इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर की ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। दरअसल 29 नवंबर को किसान 500 ट्रैक्टर समेत गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से दिल्ली के संसद भवन के लिए रवाना होंगे। ट्रैक्टर भी वही हैं और किसान भी वही हैं, ये सब कहा है राकेश टिकैत ने, और कहा कि इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान वहां पर पहुंचेंगे। 20 तारीख को आज जहां हम रुक रहे वो भी दिखाएंगे पूरा सिस्टम। अपने भी ये टोलियां और ये सारे बनवाओं जहां पर जाकर अपनी झोपड़ियां बनानी चाहिए सबको। अगर देखना है तो टिकरी, सिंगो, ढासा, शाहजहांपुर ये बॉर्डर भी जाकर देख लेना चाहिए। अगर पदाधिकारी है तो उनकी भी जिम्मेदारी ये बनेगी, लगवाएंगे कि उन बॉर्डरों पे भी 20 तारीख को। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित 1 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। विशेष अवकाशकालीन अदालत ने 6 नवंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही मुंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की अदालत के न्यायाधीश एचएस सडभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस बीच अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस मामले की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग को एक हलफनामा भेजा है। इस हलफनामे में उन्होंने कहा कि उनके पास अनिल देशमुख के खिलाफ और कोई सबूत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को पत्र लिखकर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह का आरोप था कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे सहित पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से वसूली के लिए कर रहे हैं। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई पायलट की मुलाकात को संगठन में नई जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय होने के बाद पायलट की भूमिका भी तय हो जाएगी। सचिन बुधवार को ही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। बता दें कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासी उठापटक जारी है। दिल्ली दरबार में सीएम अशोक गहलोत के बाद अपनी मांगों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हाजिरी लगा चुके हैं। हाईकमान दोनों गुटों की बात सुनने के बाद जल्द कोई फैसला ले सकता है।
आज दोपहर सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 40 मिनट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ रिपोर्ट्स भी सौंपी। वहीं अपने समर्थकों की मंत्रिमंडल और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना की केस चलाने की चेतावनी देने के बाद अब केंद्र सरकार नरम रुख अपनाती नजर आ रही है। केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर कुछ और महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने को तैयार हो गई है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि वो सभी योग्य महिला सेना अधिकारियों के लिए स्थानीय कमीशन विकल्प शुरू करेगा। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि स्थायी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने वाली 11 महिला सेनाधिकारियों के संबंध में 10 दिनों के अंदर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है। दरअसल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद कई महिलाओं को सेना ने स्थायी कमीशन दिया है, लेकिन कुछ महिलाओं को मेडिकल या किसी और वजह से स्थायी कमीशन नहीं दिया गया। ऐसी 72 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की थी। इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सेना के रवैये पर खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने सुल्तानपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। दरअसल 16 नवंबर को पीएम मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर आज यूपी के सीएम सुरक्षा सहित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने सुल्तानपुर पहुंचे थे। इस दौरान यहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान का ट्रायल भी किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही सीएम ने बताया कि गोरखपुर एक्सप्रेसवे को युद्ध स्तर पर तैयार किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस एक्सप्रेसवे पर सुविधा दी जाएगी। लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। कुरियर कंपनियों के जिस युग में भारतीय डाक विभाग को बीते समय की बात माना जाने लगा था, कोरोना काल में अपने मजबूत नेटवर्क के जरिए डाक विभाग ने देश के दूर दराज क्षेत्रों तक कोरोना के उपचार की दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाए। इसलिए केंद्र सरकार ने डाक विभाग को और अधिक मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। केंद्र ने डाक विभाग की 3114 नई शाखाओं को खोलने की अनुमति दी है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में खोले जाएंगे। भारतीय डाक विभाग इस समय 1,56,721 पोस्ट ऑफिसों के जरिए देश के हर एक व्यक्ति तक सीधी पहुंच रखने की क्षमता रखता है। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के जरिए निजी क्षेत्र की कंपनी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस से करार कर लोगों को बीमा सेवाएं देने की शुरुआत भी कर दी है। अब डाक विभाग के डाकिये देश के दूर दराज इलाकों तक टर्म इंश्योरेंस और वार्षिक आय सुनिश्चित करने वाली योजनाओं को पहुंचाएंगे। सोनीपत की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में आरोपी कोच पवन और सचिन को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को दिल्ली के द्वारका इलाके से हिरासत में लिया है। आरोपी कोच पवन और सचिन हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए थे। सोनीपत पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम रखा था। हरियाणा के सोनीपत में एक पहलवान, उसकी मां और उसके भाई को गोली मार दी गई। गोली लगने से खिलाड़ी और उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां अस्पताल में भर्ती है। खिलाड़ी की मां धनपति की हालत गंभीर है और उन्हें रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। गांव हलालपुर में स्थित पहलवान सुशील कुमार रेसलिंग एकेडमी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल जीतने वाली निशा हलालपुर गांव की रेसलर थी। हत्याकांड के बाद फरार पवन और सचिन की गिरफ्तारी के लिए
पुलिस कई जगह दबिश दे रही थी। देश में हिंदुत्व को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग हैं। अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दी है, जबकि हमारी विचारधारा प्यार और भाईचारे की है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दी है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हटाया नहीं है, लेकिन उनका प्रोपोगेशन हमारे प्रोपोगेशन से ज्यादा है। उनके हाथ में लाउड स्पीकर है, मशीनरी है। उन्होंने आगे कहा कि विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी, लेकिन आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो विचारधारा है इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं और ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत और हिंदुत्व को हिंदू की क्या जरूरत। Today, whether we like it or not, the divisive ideology, the hateful ideology of the RSS and the BJP has overshadowed the loving, affectionate and nationalistic ideology of the Congress Party. And this is we have to accept this. We can no longer not accept this. Our ideology is alive. It is vibrant, but it has been overshadowed. It has been overshadowed partly because of a complete capture of the media, of a complete capture of the Indian nation. But it has also been overshadowed because we have not propagated our ideology among our own people aggressively. राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर निशाना साधने के बाद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता पर हिंदू धर्म की खिलाफत करने का आरोप लगाया। पात्रा ने कहा कि संयोग नहीं प्रयोग है, इसके मुखिया राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस के दूसरे नेता चाहे सलमान खुर्शीद हो, राशिद अल्वी हो, ऐसे बयान देते हैं। जब राहुल जर्मनी जाते हैं तो भारत की संस्कृति के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राहुल ने कहा था कि हिंदू धर्म में लोग लफंगे होते हैं, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। संबित ने कहा कि राहुल जी, आज आपने नफरत बनाम प्यार की बात की, थोड़ी प्यार की बातें G23 वालों से कर लो। बहुत टमाटर से मारा है कपिल सिब्बल को, सचिन पायलट से भी प्यार से बात करें। छत्तीसगढ़ में भी बघेल और सिंहदेव के बीच प्यार फैलाएं, पंजाब में भी प्यार फैलाएं, आप अपनी पार्टी के भीतर प्यार फैलाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए।
और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 2014 में मिली आजादी वाले बयान पर गुस्साई महिला कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई कंगना रनौत की शिकायत की है। महिला कांग्रेस ने तहरीर देकर मांग की है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया जाए कि भारत को 2014 में आजादी मिली और 1947 में जो मिला वो भिक्षा थी। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंची महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने तहरीर देते हुए कंगना के कमेंट को देशद्रोही और भड़काऊ करार दिया। उन्होंने मांग की कि कंगना सुर्खियां बटोरने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं और उनका असली चेहरा आज उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि कंगना ने उन वीर सपूतों का अपमान किया जिन्होंने भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। कंगना ने देश के उन शहीदों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई का अपमान किया है और आजादी की लड़ाई में लाखों हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनका भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विलन कोतवाली आए हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली कंगना रनावत जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी अदाकारा हैं, उन्होंने इतनी गलत बयानबाजी की है हमारे महान पुरुषों के लिए और जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं, उन लोगों के लिए। और हमारी महिलाओं ने इतनी कुर्बानी दी है और एक महिला होने के बावजूद अपना मानसिक संतुलन वो खो चुकी हैं और वो कह रही हैं कि देश जो आज़ाद हुआ है वो 2014 में हुआ है, वो तो 2047 में तो इनको भीख मिली। भाजपाई ढोल की पोल खोल अभियान के तहत आज रानीखेत रोड रामनगर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे और दावे करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती। दालें खरीदते वक्त व्यक्ति की हालत जारी है, सब्जियों के दाम आसमान पर, यदि कोई चीज आज मोदी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया है। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की है। खुर्शीद की यह किताब बुधवार को लॉन्च हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई। इसी पर कई नेताओं ने अपनी टिप्पणी दी है। इसी बीच हरीश रावत का भी एक बयान सामने आया है जिसमें हरीश रावत ने सलमान खुर्शीद पर कहा है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की जो तुलना की है वो समाज में विष फैलाने वाले लोगों को ताकत देती है, उन्हें अपना वक्तव्य ठीक करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ऐसी तुलना जो तुलना समाज में विष फैलाने वालों को ताकत देती हो, ऐसी तुलना से किसी भी राजनेता को, किसी भी समझदार आदमी को बचना चाहिए। और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, कांग्रेस और हम सब उस सोच से उत्तराखंड क्रीड़ा भारती के सौजन्य से डोईवाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने नेशनल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम कर रही है और इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। सरकार खेल नीति का घोषणा करने वाले हैं और जितना बढ़ा हुआ खेल को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है, उतना कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा रैंकिंग में
दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इसलिए उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है। सर ऐसा है कि मैं तो हर जगह बोलता हूँ। परसों मैं गवर्नर हाउस गया था, वहाँ गवर्नर साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो मैंने यही खेल नीति के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है हम जो हैं 5-10 दिन में खेल नीति को निकाल देंगे। तो हमने क्रीड़ा भारती की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी जितना, क्योंकि खेल नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारा स्पोर्ट्स डेवलप नहीं होगा। उस खेल नीति में सब चीज़ है, उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और उसमें हमारा कोचेस को वगैरह ट्रेनिंग वगैरह है, सब है। तो उसमें मुझे ऐसा है कि मैं तो हर जगह बोलता हूँ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीएम नीतीश कुमार ने अधिवेशन भवन में शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुसहर बच्चों के लिए काम करने वाले डॉक्टर शंकरनाथ झा को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। उन्होंने प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बता दें कि शंकरनाथ झा जमुई में 56 केंद्र चला रहे हैं, जिससे 5500 मुसहर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। शंकरनाथ झा के प्रयास से पहली बार वहां महादलित समुदाय के 15 बच्चों ने स्नातक, 75 बच्चों ने इंटरमीडिएट और 350 बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। शंकरनाथ झा एमबीबीएस और एमडी हैं, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने मुसहर समाज के बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। शिक्षा दिवस का पूरे देश में आयोजन उनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को शुरू हुआ। तो हम लोगों ने काम शुरू किया और आप जानते हैं कि इसको लेकर के शिक्षा दिवस के अवसर पर हम लोग। और बिहार से क्षेत्रीय संपादक वाल्मीकि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाल्मीकि पांडे जी, जिस तरह से इस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, डॉक्टर शंकरनाथ झा को ये सम्मान मिला है, जिस तरह का उनका मुसहर समाज के लिए कार्य है, विस्तार से बताएं कि किस तरह से उन्होंने मुसहर समाज को बदलने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं और क्या कुछ ये कार्यक्रम था। देखिए हर्ष, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से एक महादलितों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और क्योंकि शिक्षा, अगर राज्य का शिक्षा होगा, अगर आगे बढ़े तो देश का ही उस पर भविष्य निर्भर होता है। और शिक्षा को लेकर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से उन्होंने सोचा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से जमुई के जो डॉक्टर साहब उनको नवाजा गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख का चेक देकर सम्मानित किया, ये कहीं न कहीं अपने आप में उनके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनी थी। जिस तरीके से उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को किया, ये बहुत बड़ी सराहनीय कार्य थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि महादलित के बच्चों को जो शिक्षा दिया, और बिहार के न रहते हुए, क्योंकि ये झारखंड राज्य देवघर के रहने वाले हैं जी, लेकिन पिछले 33 साल से यानी 1988 से जमुई में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये इनका जो व्यवहार है वो भी काफी मिलनसार रहा है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले ये डॉक्टर साहब हैं। लेकिन पिछले 15 वर्षों में ये और इनकी पूरी टीम साथ मिलकर महादलित समुदाय के लोगों को शिक्षा प्रदान करा रही है, और इस समुदाय के कई बच्चे जो है कि शिक्षित होकर नौकरी पेशा में है और अपने समुदाय को भी वो साथ ही साथ शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें पुरस्कार दिया गया और सम्मानित किया गया, तो उस समय
काफी नम आंखों से उन्होंने पुरस्कार के लिए आभार जताते हुए डॉक्टर झा ने कहा कि महादलित बच्चों को शिक्षित करने का ये जो बीड़ा और मैंने पूरी टीम ने जो 15 वर्ष पहले उठाया था, महादलित समुदाय के एक टोले से शुरू किया था और खास करके ये महादलित बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपने आप में अपॉर्चुनिटी थी और यह काम 55 करीब लगभग टोले तक पहुंच गया है आज के समय तक। लेकिन करीब पूरे 55 टोले में टोटल 5 या 500 बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। ये भी अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया वाल्मीकि पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने मुसहर समाज के बच्चों के लिए शानदार काम किया, जिसके लिए उन्हें आज सम्मान मिला। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।